हाय माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद साइंस 2। साइंस 1 का कर लिया हमने फर्स्ट चैप्टर। सून आई विल सेंड द क्वेश्चन आल्सो एंड ऑफ मराठी 2 एंड नेक्स्ट नाउ साइंस पार्ट 2। पार्ट 2 जो है इट इज़ टोटली अबाउट बायोलॉजी, है ना। जो अपने साइंस के 3 स्ट्रीम ही है मेन देखा जाए तो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और साइंस 1 इज़ अबाउट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड नाउ द साइंस पार्ट 2 विच इज़ अबाउट बायो। ये बायो के बारे में है पूरा, कैसे हमारी पूरी बॉडी कैसे बनती है, ऑर्गन, प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, वो सब उसके बारे में, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डायरेक्टली हमसे रिलेटेड भी है। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये दोनों वर्ड यू हैव हर्ड दिस 2 वर्ड्स इट्स बिफोर ऑल्सो। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द प्रोसेस, हाउ डज़ इट हैपन, ये होता कैसे है, हेरिडिटी कैसे। तो सिंपल सा हम मीनिंग ले लेते हैं पहले। हेरिडिटी मीन्स क्या है, ये दोनों ही एक प्रोसेस है, हेरिडिटी एज वेल एज एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी कैसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, विच क्वालिटीज़, फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ जो होती हैं, 2 ही तो टाइप की हैं, फिजिकल और मेंटल, तो वो ट्रांसफ़र होती हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब पेरेंट्स के अंदर हैं तो वो सन को, डॉटर को पास हो जाएंगी, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, चिल्ड्रंस को पास होती है जो। और एवोल्यूशन मीन्स क्या है, ये स्लो जो चेंजेस आते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो चाहे ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, है ना। कि लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वाटर से, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होते होते आज हम इस लेवल पे बन गए हैं, है ना। जानवरों से होते होते हम लोग इंसान बन गए। तो ये जो प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, फिर वो एट द एंड कहाँ तक पहुँचता है, तो ये एवोल्यूशन है जिसको हम ह्यूमन एवोल्यूशन बोलते हैं। कैसे कैसे करते हैं, मैंने अपना एक अलग वीडियो भी बनाया था ह्यूमन एवोल्यूशन का, लाइव एग्जांपल करके। तो यही है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्या एकदम शॉर्ट में, कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को, हेरिडिटी हो गया। और एवोल्यूशन मतलब जो हमारा, जो हम कैसे कैसे इतने करोड़ों अरबों सालों में हमने क्या क्या ग्रोथ किया उसके बारे में, कैसे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो डायरेक्टली नहीं पहुँचे हैं, बहुत लंबी एक हिस्ट्री रही है इस चीज़ के पीछे, साइंटिफिक रीजंस रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो दिया है, विच कंपोनेंट्स ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर। हाँ, ये थोड़ा सा शायद आप लोग को मालूम भी हो, आजकल तो बहुत चलता है ये वर्ड। मतलब ये बता रहे कि एक्चुअली वो कौन सा भी, साइंस से थोड़ा डीप जाते हैं ये लोग, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डीप गए, दे हैव गॉन वेरी मच डीप इन दीज फील्ड्स। तो बोलते हैं वो है क्या जो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम बोलते क्या हैं। तो उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं डीएनए कंपोनेंट्स, है ना। सबको मालूम है कि वो डीएनए होता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, पेरेंट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं चिल्ड्रंस में। तो वही है डीएनए, फर्स्ट का आंसर तो यही है। नेक्स्ट वन बोला है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी बोलते हैं इसको। तो वही है, तो वही बात बोल दी, हेरिडिटी ही। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटी। सेकंड का आंसर हेरिडिटी है कि जो फिजिकल की कैसे हम लुक वाइज होंगे वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, मदर फादर दोनों के ऊपर। और कैसे वो डिटेल में, क्यों हम टोटली फादर के ऊपर नहीं जाते, टोटली मदर के ऊपर नहीं, कुछ मिक्स कैसे हो जाता है, तो वो हमें साइंस में आंसर उसका मिल जाएगा। और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, कौन मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी मेमोरी पावर है, कैसे रिस्क लेने की हैबिट है कि नहीं है, तो वो सब भी पेरेंट्स से डिसाइड हो जाता है। और भी सोसाइटी भी, आसपास का एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डालता है, लेकिन बेसिक पहले स्टार्ट जो होगा वो पेरेंट्स से ही है। और लास्ट वन दिया, विच आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये डीएनए के अंदर और डीप जाओगे तो क्या है, तो जहाँ तक मुझे याद है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं कुछ। एक नाइट्रोजन बेसिस है, फिर एक फॉस्फेट करके है ग्रुप, फिर एक शुगर ग्रुप है, ऐसे करके। मतलब और डीएनए में डिटेल में जाना पड़ता है, किसी डीएनए पे आके ही साइंटिफिक जो रिसर्च है वो स्टॉप नहीं होगी। डीएनए भी कैसे काम करता है अंदर और डिटेल में कैसे होता है वो सब है। तो आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक में, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। अब यहाँ काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ रिसर्च हुई थी। नंबर ऑफ साइंटिस्ट नेम्स आर गिवन ओवर हेयर। 1886 में एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की, फिर 1901 में रिसर्च की, 1902 में रिसर्च की, 1944 में रिसर्च की। निकल के क्या आया वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, कुछ ग्रास ऊपर एनिमल्स के ऊपर ही करते हैं, पहले वही सेल लेके रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च और करनी क्यों है, क्या समझ में आया, फिर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग करके निकाल दी, जिसमें आजकल लोग बहुत काफ़ी स्टडी करते हैं। क्योंकि इनका पहले आपको ये समझना होगा, मीनिंग तो समझ में आ गया, हेरिडिटी क्या है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन ये करना क्यों है ये स्टडी,
तो इसका मेन ये है, यूज़फुल इस चीज़ के लिए है ये कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी के अंदर कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि आपको देखोगे तो कोई किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे चल के चिल्ड्रन को भी, उनके जो बच्चे होंगे उनको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ हैं ऐसी, नंबर ऑफ़ डिसऑर्डर है। हम मिडिल क्लास वाले, हमको इतना मालूम नहीं, क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, वो जस्ट चिल, उनको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ डिजीज़ ऑकर्स, तो वो समझना पड़ता है बॉडी को अच्छे से, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और वो फिर एक पर्टिकुलर पर्सन तक लिमिटेड नहीं रहते, वो बहुत आगे तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को वो पता लगा लेते हैं और फिर उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऋतिक रोशन के जो फादर हैं वो बहुत जल्दी वो गंजे हो गए थे, लेकिन ऋतिक रोशन के बाल तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने वो हेरिडिटी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया। वरुण धवन का भी जो फादर है वो काफ़ी मोटे हैं, लेकिन उसने अच्छे से बॉडी बिल्ड कर ली। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इनको, जहाँ मेहनत की ज़रूरत है वहाँ मेहनत, और बाकी जगह मेडिसिन्स, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, काफ़ी कुछ रहता है जो सब डेवलप हुआ है ये सब। तो ट्रीटमेंट्स, तो उसको डायग्नोस करना कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमें मेन ये पढ़ना है कि वायर वी आर स्टडिंग दिस हेरिडिटी, और ये हेरिडिटरी चेंजेस क्यों पढ़ना क्यों है ये। तो ये साइंस की फील्ड में इसलिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम किसी की डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, उसको फिर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसा नहीं है कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे भी झेलो बैठ के, नहीं, ट्रीटमेंट चालू है तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फिर इसका यूज़ सेकंड फील्ड इसकी यहाँ पर ये है कि कुछ भी आपको हाइब्रिड एनिमल्स बनाते हैं ना, जैसे कि कुछ डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स आपको यहाँ पे, जैसे काउस चाहिए जो ज़्यादा मिल्क दें, तो फॉरेन में जो कोई काऊ है ज़्यादा मिल्क देती है तो वो हाइब्रिड, उनके वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है कैसे एग को लेके डेवलप करना है, और फिर वो वैसा एनिमल आ जाएगा, जो उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो वैसा एनिमल आपको मिल जाएगा जो अच्छे से ज़्यादा दूध दे वैसा। फ्रूट्स का भी होता है बहुत सारे, दो फ्रूट को मिक्स करके कुछ नया फ्रूट्स बनाया जाता है, और ऐसे नेचुरल भी होता है और इस तरीके से भी किया जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड, ये एकदम लास्ट में दिए हैं कि इसके यूज़ क्या है। तो ये लास्ट का जो भी, ये भी बहुत यूज़फुल है, जो भी दही वगैरह बनाते हैं और है ना, क्योंकि आप पैकिंग फूड मिलते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तो मुझे मालूम है चीज़ वाले में, दही बनाने में, और भी जो ऐसी आइटम्स हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस लगते हैं तो उसमें माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं, तो उन माइक्रोब्स को भी डेवलप किया जाता है। तो ये सब इसी चीज़ की हेल्प से हो जाता है। जब आपको हेरिडिटी का नॉलेज है कि किस में क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो अगर आपको पता चल गया तो उसको आप डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो। तो इस पूरे में यही दिया है कि हेरिडिटरी चेंजेस, ज़्यादा डिटेल में ये नहीं बताया, बस ये है कि इसका यूज़ क्या है। और हाँ, इसमें जो एक प्रोसेस बताया है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि डीएनए के अंदर एक प्रोटीन सिंथेसिस करके प्रोसेस होता है, वो बहुत यूज़फुल है क्योंकि हेरिडिटी का मतलब है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है। एंड यू नो वेरी मच वेल कि दैट ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है डीएनए के थ्रू होती है, लेकिन उसमें भी अगर आप और डिटेल में जाओगे तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, उसके थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने में काफ़ी हेल्प करता है। बस इतने में इतना ही है। आपको कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है हेरिडिटी के बारे में तो वो मीनिंग बताओ, और इसमें हेरिडिटरी चेंजेस जो हैं तो वो कैसे आते हैं। तो डीएनए में ये प्रोटीन सिंथेसिस की एक प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो डीएनए की हेल्प से होता है। तो बस उसी की हेल्प से होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इजीली। और अगर इसका यूज़ बताएं कि ये यूज़फुल कहाँ पर है तो आप ये सब बता सकते हो कि जो डिजीज़ेस होते हैं उनको डायग्नोस करने को, उनको ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए भी, कि पहले से कुछ ले लें जिससे कि वो बीमारी ना हो। नहीं तो ये नहीं पहले हो जाए उसके बाद झेलो उसको। और डिफरेंट वैरायटी के एनिमल आगे और नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट सीड्स वगैरह और डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल नए नए प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनमें भी बहुत यूज़फुल होता है। अब आ जाते हैं आगे ये हेरिडिटी। अब इसको और ये लोग डिटेल में जाएंगे, दे विल गो इन डीप कि होता कैसे। अब ये यार थोड़ा सा ये नॉलेज थोड़ा यहाँ पे लेने के लिए ब्रेन कैपेसिटी होनी चाहिए अच्छे से, फिर भी मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में भी बता दूंगा और फिर इसमें भी देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ 3 प्रोसेस दिए हैं, यही वो 3 स्टेप्स हैं, मतलब समझ लो, जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। कैसे कैसे होगी? ओके, गाय का काम शैतान का धीरे धीरे होता है ये तीनों प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है? वो है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी वेरी क्लियर, वी आर स्टडिंग हेरिडिटरी चेंजेस आते कैसी हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो 3 स्टेप है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने में। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि जो डीएनए में इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी किया है, क्योंकि फादर से अब सन में जानी है इन्फॉर्मेशन,
आपको मालूम है जब वो जो हमारा स्पर्म होता है फादर का, उसके अंदर वो जस्ट एक सेल ही है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है तब, मतलब वो काफ़ी माइन्यूट लेवल पे है, लेकिन आगे चल के वो डेवलप होगा और एक बच्चा बनेगा पूरा। मदर का जो एग होता है वो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, मदर का एग और फादर का स्पर्म। तो ये दोनों ही क्या है, दीज आर जस्ट सेल्स हैं। अब इन सेल के अंदर ही डीएनएज होते हैं और डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन, तभी वो कॉपी हो जाती है उस सेल में इन्फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन का एकदम शॉर्टकट में मीनिंग है कॉपी करना, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है कॉपी कर लो। और ये इन्फॉर्मेशन कोई हिंदी इंग्लिश में नहीं है, ये कोडेड लैंग्वेज होती है, कोड होते हैं उसके अंदर, मतलब वो ईजिली इतनी जल्दी कि वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए जो हाइब्रिड एनिमल्स का भी पढ़ा वो हर टाइम नहीं बन जाते हैं, काफ़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, कोड को समझना पड़ता है, तब जाके होता है, एक टाइप का कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन जस्ट मीन्स कॉपी करना, कॉपी हो गया। ट्रांसलेशन है ना, सिंपल सा मीनिंग भी हमें मालूम ही है। ट्रांसलेशन मतलब होता है जैसे इंग्लिश का हिंदी में कर दिया, हिंदी का इंग्लिश में कर दिया, मतलब एक सिंपल में जिसमें आपको समझ में आए उसमें ट्रांसलेट कर देना। तो सेकंड प्रोसेस होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको भी ट्रांसलेट करो कि वो ईजिली कैच हो सके, क्योंकि वो कोडेड थी। तो यहाँ पर कुछ एंटी कोड मिलते हैं जिससे कि वो उसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं सिंपल इन्फॉर्मेशन में। और फिर आगे वो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब उस इन्फॉर्मेशन को अब जहाँ जहाँ नीडेड है वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है, अगर मैं थोड़ा बता दूँ ये इसमें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिजिकल और मेंटल है। तो फिजिकल में भी बहुत सारे आ जाते हैं, आँखें किस पे जाएगी, नाक किस पे जाएगा, नाक कैसा होगा, आँख कैसा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हर एक चीज़। फिर उसका मेंटल, उसकी दिमाग की लेफ़्ट साइड का ब्रेन, राइट साइड का ब्रेन, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी, इमेजिनेशन पावर कितनी होगी, वो सारी चीज़ें उसको फिर वो ट्रांसलोकेट करना पड़ता है। लोकेशन समझ लो, फिर वो ट्रेन है उसके अंदर बिठा दो और अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ नीडेड है वहाँ वहाँ वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाती है। देख लो 3 स्टेप है, पहले मैं कॉपी किया, सेकंड में उसको जो कोडेड मैसेज आया, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन आया उसको डिकोड किया, और थर्ड में क्या किया, उसको जो जो जहाँ जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वहाँ वहाँ पहुँचा दिया, और फिर डेवलपमेंट हो गया। अब आप इसमें रीड कर सकते हो, इसमें मैं थोड़ा सा मीनिंग बता दूं। यहाँ पे डीएनए है, डीएनए के अंदर सबसे पहले आप ऐसा समझो इसको, एक जो हमारा बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी है, द होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। हमारे ऑर्गन, बॉडी के पार्ट, बाल वील, हर एक किसी में देख लो डीएनए होता ही, बालों में भी है, ब्लड में भी है, कुछ भी कहीं से भी ले लो डीएनए रहता है। तो हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है। सेल का जो मेन सेंटर होता है, न्यूक्लियस, उसी के अंदर है डीएनए। उस डीएनए के अंदर जो है वो है आरएनए। आरएनए में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप है। अब वो आरएनए मतलब रख दिया है नाम वैसे, जैसे एक है एमआरएनए, एम स्मॉल लिखते हैं और आरएनए कैपिटल, तो वो मैसेंजर आरएनए हो गया। उसका यूज़ ट्रांसक्रिप्शन, जो फर्स्ट वन है उसमें है, क्योंकि वो मैसेज ले रहा है। तो यही है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा आपकी वर्डिंग भी यहाँ से मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें से मीनिंग रीड कर लेने का कि ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है ना। थोड़ा बहुत जैसा है वैसा लिखना पड़ता है, बाकी जो आपको समझ में आ गया वैसा भी लिख सकते हो कि मैसेंजर आरएनए में वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब नेक्स्ट में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर देखो इस पेज में डायग्राम भी बना के दिया हुआ है। नहीं तो यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना, उसमें और अच्छे से वो लोग होता कैसे है ट्रांसक्रिप्शन वो बताएंगे। इधर तो डायरेक्ट हल्का सा डायग्राम बना दिया है, ऐसा नहीं है, और डिटेल में थोड़ा समझ में आता है। लेकिन यही है, कॉपी पेस्ट होता है, सिर्फ पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसको वो कोडेड रहता है, हर कोई इजीली रीड नहीं कर सकता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब मीनिंग दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ पर लिखा है इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, वो आपको रीड कर लेना है। इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, वहीं से आपको 2-4 लाइन जो है वो रीड कर लेने का। मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट लगे तो पूछ लेने का, और सिंपल है। फिर वही है, बार बार लिखेंगे एंटीकोडन होता है, और फिर उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं और ट्रांसलोकेशन में आगे। अब एक नया टॉपिक है इसमें आगे, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? अब देखो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, वो जैसा है वैसे ही हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा जो टोटली पेरेंट्स के ऊपर गया है, फादर के ऊपर, एकदम डिक्टो वैसे दिख रहा है, एकदम जुड़वा, बोला अरे ये तो एकदम सेम टू सेम ही है कुछ भी ज़रा भी चेंजेस नहीं, एकदम सेम टू सेम। ऐसी चीज़ें हो जाती है कुछ, तो उनको जीन्स बोलते हैं यहाँ पर, कि जीन्स उसके वैसे थे, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस ही नहीं हुए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन म्यूटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर तो लिखा है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं उनमें मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, हल्का सा चेंजेस होएगा और सेम टू सेम, जैसा फादर का नाक है सेम टू सेम बच्चे को वैसे नाक आ गया, एकदम मैच कर सकते हैं। पापा के ऊपर नाक गया है मम्मी के ऊपर आँख गई है, पापा के ऊपर कलर गया है, मम्मी का कलर गया है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही।
या फिर हल्का सा माइन्यूट चेंजेस, ज़्यादा नहीं, अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, कुछ डिसऑर्डर भी आ सकते हैं, तो उनको म्यूटेशन बोलते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, माइन्यूट से चेंजेस, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो बस इतना ही था ये। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके डिटेल में बता दूं ये क्या होता है, कैसे ये सब चीज़ें। अगर आप जितना भी डीप जाओगे ना तो सब ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें, क्योंकि जैसे फादर समझो थोड़े सांवले हैं, मदर गोरी है, तो उस बच्चे का कौन सा कलर होगा, उसका आँख, नाक, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, हर एक चीज़ जो होगा वो किस चीज़ पे डेवलप हो जाता है, आ जाता है ना, बोलते हैं कुछ इसके मैच हो गए, कुछ इसके मैच हो गए, वो होता कैसे, तो वो यही सब DNA RNA लेवल पे होता है चीज़ें। लेकिन उसी का क्वालिटी लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी मेंटल लेवल मैटर करता है। फिर कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका एग्जांपल अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये बहुत मैटर करता है। जितना मैंने देखा है इसका डीप एंडिंग आके ट्रस्ट पे ही होती है। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, द लास्ट वन इज़ म्यूटेशन। आई होप क्लियर हो गया। टाइम देख लेता हूँ मैं कितना हो गया, ये 15 मिनट ही है, 16 मिनट हो गए। हल्का सा रिवीजन ले लूँ तो हेरिडिटी मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करना, लेकिन कैरेक्टर डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होते, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो बिल्ड कैसे कैसे करना है। समझो अंदर भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, नेचर कंस्ट्रक्शन वर्क करती रहती है, तो इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो कैरेक्टर बनेंगे सेम। तो वो दिए थे इसमें। यूज़फुल क्या है, कहाँ पे यूज़फुल होता है ये हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन, फिर ये हेरिडिटरी चेंजेस आते कैसे हैं, वो 3 टॉपिक दिए थे, और म्यूटेशन का भी दिया था एक इन्फॉर्मेशन। फिर इसके बाद हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। ये एकदम सिंपल टॉपिक हैं, कॉम्प्लिकेटेड ये, पर मैं एकदम सिंपल मैं बताने की कोशिश करूँगा। टिल देन बाय बाय, जल्दी आगे बस पढ़ाता हूँ।